गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वह होगा वांडी ग्राफ जनित्र, वांडी ग्राफ जनरेटर। यहाँ जो वांडी ग्राफ है यह एक साइंटिस्ट का नेम है। इसी ने इस मशीन को बनाया था, इस मशीन का डिजाइन किया था। इसी कारण हम लोग इसे वांडी ग्राफ जनरेटर या वांडी ग्राफ जनित्र हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम लोग वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ेंगे, वांडी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि वांडी ग्राफ जनित्र है क्या, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर इसे बनाया गया है। उसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि इसका जो डिजाइन है, इसकी संरचना है कैसी होती है, फिर यह कार्य कैसे करता है, इसकी क्रिया प्रणाली क्या है, और उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वांडी ग्राफ जनरेटर है क्या। तो यह एक ऐसी स्थिर वैद्युतिकी मशीन है जो 10 मिलियन वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। तो यह जो वांडी ग्राफ जनित्र है यह एक स्थिर वैद्युतिकी मशीन है। क्या है यह? एक स्थिर वैद्युतिकी मशीन है जो 10 मिलियन वोल्ट या उससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। अब 10 मिलियन वोल्ट बहुत अधिक विभवांतर होता है। 10 मिलियन वोल्ट जो होता है वह बहुत अधिक विभवांतर है और उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न करने की क्षमता इसमें होती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर कोई पूछता है कि वांडी ग्राफ जनित्र का निर्माण किसने किया, तो इसमें स्पष्ट सी बात है कि वांडी ग्राफ जनित्र का निर्माण वांडी ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने किया था। यह एक ऐसी स्थिर वैद्युतिकी मशीन है जो 10 मिलियन वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। अब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो इसके द्वारा आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन इत्यादि को त्वरित किया जा सकता है। जहां तक ड्यूटेरॉन की बात है तो हम लोग भारी हाइड्रोजन का नाम जानते हैं, ड्यूटेरियम जिसे कहा जाता है। भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहा जाता है और ड्यूटेरियम के नाभिक को कहते हैं ड्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहते हैं। उसका जो नाभिक होता है उसे ड्यूट्रॉन कहते हैं। ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, अर्थात ड्यूट्रॉन एक धनावेशित नाभिक है। तो इसके द्वारा आवेशित कणों जैसे, वैसे तो सभी नाभिक ही धनावेशित होते हैं, लेकिन यहाँ जो ड्यूट्रॉन है खासकर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसके द्वारा आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन इत्यादि को त्वरित किया जा सकता है। अब चलते हैं इसका प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत पर। तो इसका सिद्धांत वैसे तो हम लोग पहले से जानते हैं। पहला कि किसी खोखले गोलीय चालक के आंतरिक भाग को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक अपने अंदर आंतरिक पृष्ठ पर आवेश को नहीं रख पाता है। हम लोग जितना भी आवेश देंगे चालक को, वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। तो इसका पहला सिद्धांत भी यही है कि अगर किसी खोखले गोलीय चालक के आंतरिक भाग को आवेश दिया जाए तो कोई भी चालक अपने अंदर तो आवेश को रख नहीं पाएगा, तो वह संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो एक गोलीय चालक ले लेते हैं। यह एक खोखला गोलीय चालक है, यह एक चालक तार है और यह एक छोटा खोखला चालक है। अब हम लोग यहां आवेश देते हैं। अगर यहां आवेश देंगे तो यह आवेश पहुंचेगा इस गोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ पर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक जो होता है
अपने आंतरिक पृष्ठ पर आवेश को नहीं रख सकता। इसी कारण यह संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर फैलता जाता है। हम यहां पर जितना अधिक आवेश देंगे, सब का सब आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर फैलता जाएगा और आवेश बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं विभव भी बढ़ेगा। तो पहला सिद्धांत याद रखेंगे कि किसी खोखले गोलीय चालक के आंतरिक भाग को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे यहां आवेश तो आंतरिक भाग को दे रहे हैं, लेकिन सभी का सभी आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल रहा है। जबकि दूसरा सिद्धांत है इसका, आवेशित चालक के नुकीले पृष्ठ द्वारा वैद्युत विसर्जन। आवेशित चालक के नुकीले पृष्ठ द्वारा वैद्युत विसर्जन। यह जो वैद्युत विसर्जन है, हम लोग इससे जस्ट पिछला क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई आवेशित चालक लेते हैं, जैसे यहां एक आवेशित चालक है, यह आवेशित चालक है, यह इसका नुकीला पृष्ठ है। हम लोग जानते हैं कि नुकीला पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या सबसे कम होने के कारण यहां पर आवेश का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। आवेश का घनत्व सबसे अधिक होता है, और जब आवेश का घनत्व सबसे अधिक होता है तो यह अपने आसपास जो वायु अणु के रूप में होता है उस वायु को आयनीकृत कर देता है। किसमें? तो धनायन में और इलेक्ट्रॉन में। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस धन आवेश द्वारा आकर्षित होकर के यहां पहुंचता है और इस धन आवेश को उदासीन बनाता है। जब धन आवेश को उदासीन बनाता है तो इसका आवेश घटते जाता है, और जब घटता है तो उसे वैद्युत विसर्जन कहते हैं। साथ साथ होता यह भी है कि यह धन आवेश इस धनायन को तेजी से विकर्षित करता है, जिसके कारण यह धनायन इस नुकीले पृष्ठ से दूर भागता है, जिसे हम लोग वैद्युत पवन कहते हैं। तो आवेशित चालक के नुकीले पृष्ठ द्वारा वैद्युत विसर्जन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई आवेशित चालक हो तो उसके नुकीले पृष्ठ पर आवेश का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। वह अपने आसपास जो वायु होता है अणु के रूप में उसे आयनीकृत कर देता है, वायु के अणु को तोड़ देता है इलेक्ट्रॉन में और धनावेशित आयन में अर्थात धनायन में। तो इलेक्ट्रॉन यहां आकर के इस धन आवेश को क्या करता है, धीरे धीरे उदासीन बनाते जाता है। तो उदासीन बनाता है तो आवेश कम होता है, इसको वैद्युत विसर्जन कहते हैं। और इसी वैद्युत विसर्जन के फलस्वरूप हमें यहां प्राप्त होता है धनायन। यह जो धनायन है यह इस धन आवेश से तेजी से दूर भागता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत पवन। तो दूसरा सिद्धांत याद रखेंगे, आवेशित चालक के नुकीले पृष्ठ द्वारा वैद्युत विसर्जन। आवेशित चालक के नुकीले पृष्ठ द्वारा वैद्युत विसर्जन। अब चलते हैं इसकी संरचना अर्थात कंस्ट्रक्शन की ओर। तो नीचे दिए गए चित्र में वान डी ग्राफ जनित्र को दिखलाया गया है। अब हम लोग एक चित्र बनाने जा रहे हैं, उसी चित्र में वान डी ग्राफ जनित्र को दिखलाएंगे। तो यह है वान डी ग्राफ जनित्र का चित्र। इसमें हम लोग वान डी ग्राफ जनित्र को देख सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। जब हम लोग इसके मुख्य भाग के बारे में जान लेंगे तब हम लोग चलेंगे इसके क्रिया प्रणाली की ओर। तो इसका जो सबसे मुख्य भाग होता है वह है यह ग्लोब एस। यह जो ग्लोब है एस, यह वान डी ग्राफ जनित्र का सबसे मुख्य भाग होता है। तो सबसे मुख्य भाग कौन सा हो गया? यह ग्लोब एस। इसका व्यास जो है वह 5 मीटर के आसपास का होता है। यह धातु का बना होता है और यह खोखला होता है और इसकी आकृति गोलीय होती है, इसी कारण इसमें व्यास होता है। तो यह कह सकते हैं हम लोग कि यह जो ग्लोब है यह एक धातु का खोखला गोला है जिसका व्यास
5 मीटर के करीब होता है। अब यह जो ग्लोब है यह स्थित होता है दो औचालक स्टैंड P1 P2 पर। यह जो दोनों औचालक स्टैंड है P1 P2, इसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट की होती है। कितनी होती है? 15 फीट की ऊंचाई होती है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दो घिरनी लगा होता है। एक घिरनी है R1 और दूसरा घिरनी है R2। तो इसमें कितने घिरनी होते हैं? दो, R1 एवं R2। इस पर से होकर के गुजरता है किसी औचालक पदार्थ से बना हुआ बेल्ट। किसी औचालक पदार्थ से बना हुआ बेल्ट इस घिरनी पर से होकर के गुजरता है। और यह जो बेल्ट है प्रायः रेशम का बना हुआ होता है। तो यह रेशम का बेल्ट है जो घिरनी पर से होकर के गुजरता है। साथ साथ इसमें दो धातु का बना हुआ कंघा होता है C1 एवं C2। यह जो धातु का बना हुआ कंघा है C1 और C2, प्रत्येक में लगभग 100 दांत होते हैं। कितने दांत? प्रत्येक में लगभग 100 दांत होते हैं। यह जो कंघा C2 है यह इस ग्लोब के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है, जबकि यह जो कंघा है C1 यह एक उच्च वोल्टता के दिष्टकारी HVR के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब आगे बतलाएंगे इसी में कि यह धन टर्मिनल से क्यों जोड़ते हैं। इसका जो ऋण टर्मिनल होता है वह जुड़ा होता है अर्थ से। अब हम लोग देख सकते हैं कि यह जो संपूर्ण मशीन है, संपूर्ण व्यवस्था है, इसमें एक और चीज आता है, यह आयन का स्रोत। यहां जिस कण को हमें त्वरित करना होता है, जिस आयन को त्वरित करना होता है, उसके स्रोत को यहां पर रखते हैं और यह पहुंचता है कहां तक? लक्ष्य तक। और लक्ष्य किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से संपर्कित होता है। अब आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इस पर आवेश बहुत अधिक होने के कारण हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या होता है? तो इस संपूर्ण मशीन को स्टील के एक बक्से में, स्टील के चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और उस बक्से में नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भर दिया जाता है। यह जो नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है यह आवेश का अच्छा अवशोषक है। आवेश का अच्छा अवशोषक है। तो जो आवेश यहां पर लीक करता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है इसके पृष्ठ से, उसे यह अवशोषित कर लेता है। इससे हम लोगों को नुकसान नहीं हो पाता है। साथ साथ हम लोग एक और चीज देख सकते हैं इसमें कि यह जो घिरनी है R1, इसे एक वैद्युत मोटर की सहायता से लगभग 60 मील प्रति घंटा की चाल से घुमाया जाता है। तो देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं मुख्य भाग को। तो ग्लोब S यह एक धातु का विशाल खोखला गोला है जिसका व्यास लगभग 5 मीटर का होता है। दूसरा, औचालक स्टैंड P1 एवं P2, इसकी ऊंचाई 15 फीट की होती है तथा इसी के ऊपर ग्लोब व्यवस्थित होता है। तीसरा है घिरनी R1 एवं R2, इस पर से होकर किसी औचालक पदार्थ जैसे रेशम, औचालक पदार्थ जैसे हम लोग रेशम ले सकते हैं, तो औचालक पदार्थ जैसे रेशम से बना हुआ बेल्ट गुजरता है। घिरनी R1 को किसी वैद्युत मोटर की सहायता से 60 मील प्रति घंटा की चाल से घुमाया जाता है। अब और जो मुख्य भाग है उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो चौथा भाग इसका हो जाता है धातु का कंघा C1 एवं C2। हम लोग देख सकते हैं कि यहां दो कंघा है C1 C2, यह धातु का बना होता है और प्रत्येक में लगभग 100 दांत होते हैं। कंघा C1 में भी लगभग 100 दांत होंगे और कंघा C2 में भी लगभग 100 दांत होंगे। C1
उच्च वोल्टता दिष्टकारी हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, जिसका संपर्क पृथ्वी से होता है। अब यह जो कंघा C1 है, यह कंघा C1 उच्च वोल्टता के दिष्टकारी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? उच्च वोल्टता के दिष्टकारी। दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति होती है जो कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिष्टकारी रेक्टिफायर। तो यह एक उच्च वोल्टता का दिष्टकारी है। यह जो कंघा C1 है, जो धातु का बना है, जिसमें लगभग 100 दांत है, यह इस उच्च वोल्टता वाले दिष्टकारी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और यह दिष्टकारी जुड़ा किससे होता है? पृथ्वी से संपर्कित होता है। कंघा C1 को स्प्रे कंघा कहा जाता है। यह जो कंघा C1 है, इसे स्प्रे कंघा कहेंगे। क्यों कहेंगे? आगे बतलाते हैं क्रिया प्रणाली में। अब दूसरा कंघा है हमारे पास। दूसरा कंघा जो है C2, वह संग्राहक कंघा कहलाता है तथा यह ग्लोब के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है। तो यह जो कंघा C2 है, यह संग्राहक कंघा कहलाएगा तथा यह ग्लोब के आंतरिक भाग से जुड़ा होगा। तो कंघा C1 को स्प्रे कंघा कहेंगे, इसे संग्राहक कंघा कहेंगे। दोनों धातु का बना होता है, दोनों में लगभग 100 दांत होते हैं। कंघा C1 उच्च वोल्टता के एक दिष्टकारी से जुड़ा होता है, दिष्टकारी के भी धन टर्मिनल से जुड़ा होता है और यह दिष्टकारी संपर्कित होता है पृथ्वी से। और यह जो कंघा C2 है, जिसे संग्राहक कंघा कहते हैं, यह ग्लोब के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है। अब हम लोग समझते हैं इसकी क्रिया प्रणाली अर्थात वर्किंग को। तो आइए अब हम लोग समझते हैं वान डी ग्राफ जनित्र के क्रिया प्रणाली को। ठीक, बहुत आसान है समझना, हम लोग ध्यान लगा के इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि यह जो घिरनी है, इसे वैद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। घुमाया जाता है, इसका मतलब है कि बेल्ट हमेशा घूम रहा होता है, ऐसे गति कर रहा होता है। और यह बेल्ट किस चीज का बना होगा? तो किसी औचालक पदार्थ का बना होगा, जैसे रेशम का बना हो सकता है। अब हम लोगों ने यह जो धातु का कंघा है C1, इसे किससे जोड़ा है? उच्च वोल्टता के दिष्टकारी से। इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो यहां पर इसके यह जो नुकीला पृष्ठ है, यहां इस पर प्रकट होता है धन आवेश। ठीक, और यहां जो धन आवेश होगा, चूंकि पृष्ठ नुकीला है चालक का, इसी कारण यहां पर जो आवेश का घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वह सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा। और जब सबसे अधिक होगा तो यहां पर घटना होगी कौन सी? वैद्युत विसर्जन की घटना होगी। और उसी वैद्युत विसर्जन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होगा यहां धनावेशित आयन। क्या प्राप्त होगा? धनावेशित आयन प्राप्त होगा। फिर से इसे एक बार समझ लेते हैं कि यह जो धातु का कंघा है, किससे जुड़ा हुआ है? दिष्टकारी से। इसका मतलब है कि यहां से आवेश कंघा तक पहुंचेगा। तो कंघा पर जो आवेश पहुंचेगा, चूंकि यह जो है जुड़ा हुआ किससे है? धन टर्मिनल से, तो यहां जो आवेश जाएगा वह धन टर्मिनल, धन आवेश ही जाएगा। वास्तव में धन आवेश नहीं जाता है, लेकिन यहां इसके नुकीले पृष्ठ पर जो ऋण आवेश होंगे ना, यह ऋण आवेश यहां धन के पास पहुंचने लगेगा। जब इसका ऋण आवेश इस धन के पास पहुंचने लगेगा, धन टर्मिनल के पास, तो सीधा सा बात है कि इस नुकीले पृष्ठ पर प्रकट होगा कौन सा आवेश? धन आवेश। चूंकि पृष्ठ नुकीला है तो यहां पर आवेश का घनत्व तो क्या होगा? बहुत अधिक होगा। और जब ये नुकीले पृष्ठ पर आवेश का घनत्व बहुत अधिक होता है, तो हम लोग जानते हैं यहां विद्युत विसर्जन होती है, और विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है यहां पर इससे दूर भागता हुआ धनावेशित आयन। धनावेशित आयन।
तो धनावेशित आयन क्या होगा, यहां पर आसपास में फैल जाएगा। अब धनावेशित आयन तो यहां पर फैल चुका है, ठीक, और वह धनावेशित आयन चूंकि यहां बेल्ट लगातार घूम रही है, तो यह धनावेशित आयन बेल्ट के सहारे यहां से चलते 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 यहां तक पहुंचेगा। अब यहां जो वैद्युत विसर्जन के फलस्वरूप धनावेशित आयन उत्पन्न हुआ है, वह धनावेशित आयन इस घूमती हुई बेल्ट के सहारे पहुंच गया कंघा C2 तक। अब यह जो आयन है धन आयन क्या करेगा, तो इस चालक के पास यह जो कंघा है, कंघा भी तो चालक का ही न बना हुआ है, धातु का ही न बना हुआ है, तो इसके ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। कंघा का जो ऋण आवेश होगा उसे आकर्षित करेगा कौन, यह धनावेशित आयन। इस कारण इसके इस नुकीले पृष्ठ पर कौन सा आवेश प्रकट होता जाएगा, ऋण आवेश। और जब यहां ऋण आवेश प्रकट होगा तो यह ऋण आवेश आ कहां रहा है, इसी ग्लोब से आ रहा है। तो ऋण आवेश धीरे धीरे इस ग्लोब से आता जाएगा इस नुकीले पृष्ठ पर, और जब ऋण आवेश ग्लोब से धीरे धीरे इस नुकीले पृष्ठ पर आता जा रहा है, तो इस पर बचेगा कौन सा आवेश, धन आवेश। कौन सा आवेश रह जाएगा, तो इस पर केवल धन आवेश रह जाएगा। हम लोग जितना देर तक मोटर को चलाते रहेंगे, यहां से धनावेशित आयन यहां पहुंचता रहेगा, और वह धनावेशित आयन उतना ही इलेक्ट्रॉन को यहां आकर्षित करता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां आकर्षित होता जाएगा तो इस पर प्रकट होता जाएगा धन आवेश। ठीक, जितना आयन यहां से यहां पहुंचेगा उस पर उसी के कह सकते हैं कंपैरिजन में यहां पर धन आवेश बढ़ता जाएगा, और धन आवेश बढ़ेगा इसका मतलब है कि इसका विभव भी, ग्लोब का विभव भी बढ़ेगा। तो कुछ समय पश्चात इस ग्लोब पर बहुत अधिक आवेश एकत्रित होने के कारण, ग्लोब के बाहरी पृष्ठ पर बहुत अधिक आवेश जमा होने के कारण इसका जो विभव है वह भी पृथ्वी के सापेक्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कभार क्या होता है कि आवेश जब बहुत अधिक हो जाता है यहां पर, तो उस आवेश के कारण स्पार्किंग होने लगता है, या यहां आवेश का लीकेज होने लगता है। तो उस लीकेज के कारण या स्पार्किंग के कारण दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए इस संपूर्ण मशीन को, वान डी ग्राफ जनित्र को एक स्टील का चेंबर में रखकर उस चेंबर में भर दिया जाता है नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। यह जो गैस है ना, यह आवेश का अच्छा अवशोषक है। तो जो आवेश यहां से लीक होगा, जिस आवेश का लीकेज होगा, उसे यह गैस क्या करेगा, अवशोषित करता जाए। इस प्रकार मशीन से बाहर, इस चेंबर से बाहर कोई नुकसान हमें नहीं होगा। अब यहां पर होता है आयन का स्रोत और यहां होता है लक्ष्य। हम लोग जानते हैं कि यहां का जो विभव है वह काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, और यह जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण पृथ्वी का विभव शून्य मानते हैं, तो इसका मतलब है कि यह शून्य विभव पर है लक्ष्य। और जब यहां का विभव तो काफी उच्च है, अब अगर हम यहां पर कोई धनावेशित कण को रखेंगे तो वह धनावेशित कण इस उच्च विभव के कारण, यहां पर भी तो धनावेश है ना, तो विभव उच्च होगा ना, तो उस उच्च विभव के द्वारा तेजी से विकर्षित होगा, और विकर्षित होगा तो वह तेजी से लक्ष्य की ओर भागेगा। उसके विपरीत अगर यहां हम ऋण आवेश रखेंगे तो यह जो उच्च विभव है वह उसे तेजी से आकर्षित करेगा, तो वह ऋण आवेश इधर त्वरित होगा, जबकि धन आवेश इधर त्वरित होगा। समझ गए बात को? यहां का विभव उच्च है, इसका विभव उच्च है, जबकि यह जो लक्ष्य है इसका विभव बहुत कम यानी शून्य है, क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो लक्ष्य का विभव शून्य है, जबकि यह जो आयन का स्रोत है यह उच्च विभव पर है। तो जब यहां पर धनावेशित कण को रखेंगे तो वह धनावेशित कण इस विभव के द्वारा तेजी से विकर्षित होगा और वह भागेगा किधर, लक्ष्य की ओर। तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर वह कण
त्वरित हो गया। क्या हो गया? त्वरित, तेजी से भागेगा लक्ष्य की ओर। तो अब हम लोग इसे नोट भी कर लेते हैं। तो चालक के नुकीले पृष्ठ द्वारा वैद्युत विसर्जन के फलस्वरूप कंघा C1 के निकट उत्पन्न धनायन बेल्ट के सहारे कंघा C2 तक पहुंच जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण कंघा C2 के नुकीले पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा ग्लोब के बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश प्रकट होता जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और ग्लोब पर आवेश का मान बढ़ता जाता है तथा ग्लोब का विभव भी पृथ्वी के सापेक्ष काफी उच्च हो जाता है। और कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो हम लोग उसे भी नोट कर लेते हैं। यदि ग्लोब की धारिता C हो, यह जो ग्लोब है अगर इसकी धारिता क्या हो? C हो, तथा ग्लोब पर आवेश कितना हो? Q हो, तब ग्लोब का जो विभव हो जाएगा, हम लोग जानते हैं विभव बराबर होता है आवेश बटा धारिता, तो V बराबर Q बटा C। चूंकि धारिता नियत होता है, यह जो ग्लोब है इसका धारिता नियत होगा, इसका मतलब है कि यह विभव निर्भर करेगा किस पर? आवेश पर। इसी कारण हम लोग इसे जितना आवेश देंगे इसका विभव भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा, उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है कि जब ग्लोब पर बहुत अधिक धन आवेश एकत्रित हो जाता है तब वह और अधिक आवेश को अपने पृष्ठ पर रखने में सक्षम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यहां चिंगारी हो सकता है, आवेश का लीकेज हो सकता है, तो उससे हमें हानि हो सकती है। उससे बचने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस या नाइट्रोजन गैस से भरे हुए स्टील के चेंबर में इस जनित्र को रख दिया जाता है। ठीक, तो ग्लोब पर आवेश का मान बहुत अधिक होने पर वह और अधिक आवेश को अपने पृष्ठ पर नहीं रख पाता है, जिसके फलस्वरूप आवेश का लीकेज, चिंगारी इत्यादि के कारण हमें नुकसान हो सकता है। इस हानि से बचने के लिए जनित्र को नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस से भरे हुए स्टील के चेंबर में रख दिया जाता है। अब इसका उपयोग, यूजेज, उपयोग कहां कहां होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यहां से कण को त्वरित किया जाता है, तो उस कण, वह जो त्वरित कण होगा, उस त्वरित कण के द्वारा हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया को चालू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां से जो कण त्वरित होगा इधर, उसके द्वारा नाभिकीय अभिक्रिया को चालू कर सकते हैं, उसके द्वारा परमाणु को तोड़ सकते हैं। तो इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं को चालू करने में कर सकते हैं, परमाणुओं को तोड़ने में कर सकते हैं, और कैंसर के उपचार में भी इसका उपयोग होता है, जो अब हम लोग नोट करेंगे। तो अन्य उपयोग, धनावेशित कणों के पुंजों का उपयोग कैंसर के उपचार में भी होता है। तो धनावेशित कण का जो पुंज होगा उसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। अब इसका दोष भी है, चूंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसी कारण इसे रखने में असुविधा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी असुविधा होती है। तो हमें आशा है कि आज जो पढ़ाई हुई आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो वान डी ग्राफ जनित्र को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।